हिस्ट्री की क्लास में बीए द्वितीय वर्ष को पढ़ रहे हैं। उसमें मुगल काल जो अपने शुरू किया था उसमें कल पढ़ा था हमने बाबर को। आज बाबर के पुत्र हुमायूं का जो पूरा जीवन काल है उसका और उसके पूरे जो ऐतिहासिक घटनाक्रम रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं, देखो हुमायूं का जो जन्म है वो भारत में नहीं हुआ था। यानी कि मुगल काल के दो ऐसे बादशाह है बाबर और हुमायूं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है। बाबर तो खैर प्रारंभिक काल में अंतिम दिनों में भारत की तरफ प्रस्थान किया है तो उसका तो समझते हैं, लेकिन हुमायूं का भी जन्म नहीं हुआ था। ये भी जब बाबर हिंदुस्तान आना था उससे पहले ही इसका जन्म हो चुका था। अब हुमायूं के बारे में सबसे पहले अगर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्रारंभिक जीवन। यानी हुमायूं का प्रारंभिक जीवन क्या था, कैसा था, किन परिस्थितियों में वो पला बड़ा और किस प्रकार वो भारत का बादशाह बना। अब देखो प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं हुमायूं का जो जन्म है वो हुआ था 1508 ईस्वी में और जन्म हुआ था काबुल, वर्तमान में काबुल अफगानिस्तान में है, तो काबुल में हुआ था। हुमायूं के जो पिता थे, पिता का नाम बाबर था जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था, और इसकी जो माता थी उस माता का नाम था महाम बेगम। याद रखना अकबर के शासनकाल में भी एक बेगम थी महाम अनगा, वो ना होकर के ये दूसरी है, ये महाम बेगम है। तो कहते हैं प्रारंभिक जीवन में उसके जन्म को पढ़ते हैं या जन्म स्थान के बारे में पढ़ते हैं, उसके परिवार के बारे में पढ़ते हैं। तो 1508 ईस्वी में काबुल में जन्म हुआ, पिता बाबर माता महाम अनगा, लेकिन ये बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। वैसे देखा जाए तो इसके 4 भाई थे, यानी हुमायूं 4 भाई थे। सबसे बड़ा हुमायूं था, कामरान, अस्करी और एक हिंदा। बाबर जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है तब कहते हैं कि वो अपने चारों बेटों को खुश देखना चाहता है, और अंतिम दिनों में जब बाबर जिंदा था तभी वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है हुमायूं को। और जब उत्तराधिकारी करता है हुमायूं को नियुक्त, तो हुमायूं से एक बात कहता है और वो ये कहता है कि तू अपने भाइयों के साथ मिल बांट कर और सत्ता का जो भोग है वो करना है, दूसरा प्रेम से रहना है। और ये चीज उन्होंने हुमायूं को पहले ही बताई थी। तो कहता है जैसे ही हुमायूं शासक बनेगा वो सबसे पहले अपने साम्राज्य का विभाजन कर देता है, और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यानी राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो यदि कोई राजा होकर के राजतंत्र में कोई राजा अपने साम्राज्य का बंटवारा करता है तो ये उसकी कमियों को उजागर करता है, लेकिन हुमायूं ने अपने भाइयों में अपना साम्राज्य बांटा था। अब ये तो इसका प्रारंभिक जीवन था, लेकिन कहते हैं कि 1508 में जन्म हो गया, लेकिन 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। और जैसे बाबर की मृत्यु हुई उसके ठीक 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। यानी कि जिस समय बाबर की मृत्यु हुई उस समय हुमायूं बाबर के पास नहीं था और वो आने में उसको वक्त लगा, इसलिए कहते हैं 4 दिन बाद 30 दिसंबर को उसका राज्याभिषेक हुआ था। अब कहते हैं इसका पिता जो था वो हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना तो कर चुका था, लेकिन कहते हैं जो उसको रूप देना था, उसको सुदृढ़ता देनी थी, वो काम बाबर नहीं कर सका। कारण था वो अधिकतर अपने युद्धों में ही उलझा रहा, और युद्धों में भी अंतिम दिनों में तो वो बीमार पड़ गया और 1530 में मृत्यु भी हो गई। यानी कि 1526 से वो टिकाऊपन की स्थिति में आया था भारत में, और 26 से 4 वर्षों के दौरान ही उसने अधिकतर युद्ध लड़े हैं। कहते हैं एक विशाल मुगल वंश की स्थापना कर दी उसने, लेकिन इसको संभालने का उत्तरदायित्व अब आया है हुमायूं पर। अब हुमायूं की क्या ऐसी विशेषता रही होगी, कैसा चरित्र रहा होगा जिसके आधार पर वो भारत में मुगल सत्ता को विस्तार देता है या क्या करता है, उसके आधार पर उसके चरित्र का अंकन किया जाएगा। लेकिन मोटे रूप में देखा जाए तो बाबर ने जितना बड़ा विशाल साम्राज्य हुमायूं को सौंपा था, हुमायूं उसको
कहते हैं उसकी सार संभाल जो करते हैं ना, वो सार संभाल ठीक से नहीं कर पाया, और वो उसके पीछे उसके कुछ कारण भी थे। यानी उसकी प्रारंभिक जो कठिनाइयां थी वो क्या थी। प्रारंभिक जीवन पढ़ा, फिर पढ़ते हैं प्रारंभिक कठिनाइयां। अगर प्रारंभिक कठिनाइयों को देखें तो कहते हैं पहली कठिनाई तो यही है कि बाबर के जीवन काल में जितने युद्ध लड़े गए, जैसे बाबर की मृत्यु हुई, वो वापिस जो पराजित राजा थे उन्होंने अपनी वापिस राजनीतिक शक्तियों को संगठित करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहला देखा जाए तो अफगानों से संघर्ष होगा उसका। यानी ये बदला लेने के लिए आतुर थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो पानीपत के युद्ध में युद्ध स्थल पर मारा गया था, उसका बदला भी लेना चाहते थे। अगर यूं देखा जाए तो बिहार पूरा अफगानों के कंट्रोल में ही था, तो अफगान वापिस तैयार हो गए, और अफगानों में भी मुख्य रूप से जो तैयार होगा और वो होगा इसका भाई महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, वो वापिस संघर्ष करेगा। दूसरी चीज, राजपूतों का संघर्ष, राजपूतों का शक्ति संगठित करना। यानी यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि जब खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय हो गई, तो उसके बाद वापिस जब बाबर की मृत्यु हुई, उसके बाद में वापिस राजपूत जो क्षत्रिय राज्य थे उनका स्वतंत्र उदय होने लगा, और हर राजपूत राजा अपनी शक्ति संगठित करने में लगा था, और वो वापिस इस हुमायूं से युद्ध करने के लिए तैयार थे। तो कहते हैं पहले अफगानों से संघर्ष करना पड़ा, दूसरा राजपूतों की शक्ति को संगठित करना था, और तीसरा जो मुख्य कारण था उसका जो प्रारंभिक कठिनाई थी वो था राज्य का विभाजन। यानी उसने अपने शासनकाल के दौरान जब राज्याभिषेक हुआ उसका, तो अपने पिता के कहे अनुसार, पिता ने तो कहा था सुखी से रहना है वो रहना, लेकिन हुमायूं ने जैसे ही राज्याभिषेक हुआ उसका, उसने अपना साम्राज्य 4 भागों में बांट दिया। कामरान, अस्करी और हिंदाल को भी उसने कुछ क्षेत्र अपने राज्य में बंटवारे के तहत दे दिए, और इसके कारण उसके भाई ही उसके विरोधी हो गए, और ये भाई लालायत थे कि किसी प्रकार दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर ले। यानी उसने जो राज्य विभाजन किया, ये भी इसकी एक प्रारंभिक कठिनाई थी। यानी इनके सामने जो मुश्किलें आई, वो मुश्किलें मुख्य रूप से 3 चीजों के कारण आई। और दूसरा, अगर देखा जाए तो इसका जो नैतिक चरित्र था वो भी कोई हुमायूं का ज्यादा अच्छा नहीं था, ये विलासितापूर्ण जीवन जीता था। तो कहते हैं उसकी जो विलासिता थी, वो विलासिता भी उसको लेकर के डूबेगी, तो ये उसकी कुछ कमियां थी। इसका जो विलासितापूर्ण जीवन था, और सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी धैर्यहीनता। यानी इसमें धैर्य की कमी थी। इसके 2 उदाहरण हैं। गुजरात पे जब आक्रमण हुआ, एक तो तब वो अपना धैर्य नहीं रख सका, और दूसरा जब चुनार पे आक्रमण हुआ तब उसने शेरशाह सूरी से समझौता कर लिया, जबकि वो उस समय विजय की स्थिति में था, लेकिन लंबे संघर्ष को वो टालना चाहता था। यानी उसके अंदर कुछ तो कमियां थी जिसकी वजह से उसे ये स्थिति देखनी पड़ी। वरना अगर 1532 में जब उसने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था, तब अगर वो शेरशाह सूरी को निपटा देता, हरा देता युद्ध में, तो उसके लिए भारत से भागने वाली स्थिति पैदा नहीं होती, वरना वो 1540 में उसे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ गया था। तो कहते हैं कि कुछ तो उसमें कमियां थी, और ये है उसकी प्रारंभिक कठिनाइयां कहो या उसकी कुछ कमियां थी, वो कमियां थी। आगे प्रारंभिक जीवन आया, प्रारंभिक क्षणों में समस्याएं जो आई उनको पढ़ा। अब उसके पढ़ते हैं महत्वपूर्ण युद्ध, और जब युद्ध पढ़ते हैं तो उसके कहते हैं 1530 के बाद ये युद्ध शुरू हो गए, और इंपोर्टेंट है 1532 का चुनार दुर्ग पर आक्रमण। हुआ क्या 1532 में जब उसने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया, उस समय चुनार का जो शासक था वो शासक था शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी खुद अफगान था। अब वो भी चाहता था कि इसका बदला लिया जाए, लेकिन कहते हैं उस समय वो उस स्थिति में नहीं था कि हुमायूं से लड़ सके, क्योंकि हुमायूं पूरी एक प्रकार से देखा जाए तो दिल्ली का बादशाह था, तो उसके पास सेना बड़ी थी। अब ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था, कौन? शेरशाह सूरी। लेकिन जब भी देखा जाए तो यहाँ जिनके मध्य संघर्ष हुआ वो भी देख लो, शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के मध्य। अब क्या नया नया शासक बना था,
और शासक भी एक प्रकार से देखे तो चुनार दुर्ग तो उसके गिफ्ट में ही मिला है शेरशाह सूरी को, ये समझा जा सकता है क्योंकि शादी के फलस्वरूप से ये उपलब्ध हुआ था। लेकिन जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में जो हुमायूं है, उस हुमायूं का जो जीवन काल है पूरा अगर देखा जाए तो कहते हैं कि उसमें जो धैर्य की कमी थी, वो धैर्य की कमी उससे यहीं पर दिखाई दी। और हुआ क्या कि 4 महीने के घेरे के बाद हुमायूं को लगा कि मैं इस शायद चुनार दुर्ग को नहीं जीत पाऊं, तो उसने अपना एक मैसेंजर भेज दिया शेरशाह सूरी के पास और उससे कहा कि तू मुझे संधि कर ले। शेरशाह सूरी तो यही चाहता था कि वो खुद आगे होकर के संधि के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि शेरशाह सूरी के पास इतनी शक्तियां नहीं थी उस समय, इतनी सेना भी नहीं थी कि वो हुमायूं का सामना कर सके। तो उसने कहा था कि जितने दिन निकाल सकते हैं अपन अपने शासन काल में उतने दिन निकाले। तो उसने उसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए शांति का सहारा लिया, वो चुपचाप बैठा रहा। यानी उसने कहा कि युद्ध तो निश्चित है, तो युद्ध अगर इंतजार करने से मिलता है तो इंतजार करे। तो शेरशाह सूरी ने तो धैर्य दिखाया यहाँ पर, लेकिन इसने धैर्यहीन हो गया और उसने सोचा कि शायद मेरे हाथ से चुनार निकल नहीं जाए, तो उसने समझौता करने की कोशिश की। और जब समझौता करने के लिए तैयार हो गया तो शेरशाह सूरी तो आगे से तैयार ही था, उसने उससे समझौता कर लिया। शर्त ये हुई कि हुमायूं ने कहा कि मैं तुझे चुनार का शासक मान लेता हूं, चुनार तेरे अंडर में रहेगा, तेरे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन तू किसी मुगल साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। शेरशाह की तत्कालीन परिस्थितियों को देखे तो शेरशाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो किसी भी मुगल राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा, जबकि उसे चुनार का शासक रहने दिया जाएगा। इस प्रकार सबसे बड़ी उपलब्धि तो इस युद्ध से शेरशाह सूरी को ही मिली है। और शेरशाह सूरी को उपलब्धि ये मिली कि शेरशाह ने यहाँ से एक वास्तविक शासक के रूप में मुगल बादशाह से एक प्रकार से वो कहते हैं ना अनुमति वाला, यानी उसने एक अनुमति ले ली कि भाई सबने मान लिया, स्वीकार कर लिया और स्वीकृति मिल गई, एक सामान्य स्वीकृति कि वो चुनार का शासक है। अब क्या हुआ, इसी घटना के बाद हुमायूं मेवाड़, मालवा और गुजरात के युद्धों में बिजी ज्यादा रह गया। तब उन युद्धों में बिजी रहने के कारण शेरशाह सूरी ने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करता गया और अपने वश में सबको करता गया, यानी धीरे धीरे उसके क्षेत्रों को चिनता गया। अब शेरशाह सूरी अपनी शक्तियों में वृद्धि कर रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, सेना बढ़ा दी उसने। तब घटना घटित है 1537 की, ध्यान रखना, चुनार दुर्ग पर पुनः आक्रमण होगा। अब चुनार दुर्ग पर 1536 में उसने वापस आक्रमण कर दिया। इस समय क्या हुआ, वेट एंड वॉच वाली स्थिति तो शेरशाह सूरी अभी भी था, लेकिन शेरशाह सूरी ने कहते हैं वास्तव में यहाँ भी धैर्य रखा। अब काफी दिन तक ये हुमायूं यहाँ पड़ा रहा, लेकिन उसे सब्र नहीं हुआ और ये यहाँ से आधी सेना यहाँ छोड़कर ये बंगाल जा रहा था। तो बंगाल में कहते हैं गौड़ प्रदेश है, वहां चला गया। अब वो वहां चला गया बंगाल की तरफ, तब तक शेरशाह सूरी ने उसके पीछे से उसके साम्राज्य पर वापस दावे बोलने शुरू कर दिए। अब जब ये बात इसको वापस पता लगी, तब इसने वापस शेरशाह सूरी को निपटाने के लिए उस पर आक्रमण करने की सोची। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर कहते हैं कि जब वो बंगाल गया था तो बंगाल को भी ढंग से निपटा नहीं पाया था हुमायूं, और उसका कारण था विलासितापूर्ण जीवन। वो 1 महीने तक तो विलासी जीवन में ही रहा, और जब तक उसे पता लगा कि शेरशाह सूरी मेरे साम्राज्य को वापस अपने नियंत्रण में ले रहा है, तब उसकी नींद खुली और वो वापस उसका पीछा कर रहा है। और पीछा करते हुए सबसे बड़ी घटना घटित होगी 1539 की, एक युद्ध होगा शौशा का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है, ये एक प्रकार से देखा जाए तो बक्सर के पास है। तो कहते हैं बक्सर नामक स्थान से कुछ ही दूरी पर यह स्थित है। तो वहां पर 1539 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी का पीछा कर रहा है हुमायूं वहां आता है, लेकिन इस युद्ध में और इससे आगे एक युद्ध होगा 1540 में कन्नौज का युद्ध। दोनों युद्धों में ये कहते हैं इसकी बड़ी कमी थी हुमायूं की कि उसने अपना जो डेरा डाला, अपना जो युद्ध स्थल सैन्य शिविर लगाया, वो हमेशा निम्न भूमि पर लगाया, यानी नीचे वाले खंड पे लगाया। और दूसरा, अब वो हुमायूं, ये भी हुमायूं से शेरशाह सूरी, अब क्या करता है कि हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी का इंतजार कर रहा है कि वो उसके ऊपर हमला करे, जबकि शेरशाह सूरी को ऐसी कोई नहीं पड़ी। आप उस समय की अगर परिस्थितियां देखते हो तो जो दिल्ली का बादशाह है वो खुद उसका इंतजार कर रहा है, जबकि उसे क्या पड़ी, वो तो सब्र वाला आदमी था पहले भी उसने, क्योंकि उसे पता था कि मैं जिंदगी में कुछ भी लेके नहीं आया, फिर एक सामान्य परिवार से था। तो अब वो वापिस इंतजार कर रहा है हुमायूं का।
और हुमायूं है जो उसका इंतजार कर रहा है। ये हुमायूं की बड़ी गलती थी, लेकिन शेरशाह सूरी इंतजार कर रहा है हुमायूं का ना करके, वो मानसून का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही मानसून आएगा उस समय हुमायूं के पास जो तोप गोले हैं वो इतने सक्रिय अवस्था में नहीं रह पाएंगे, इतने काम नहीं करेंगे, तो उस समय वो हमला करेगा। और हुमायूं अपनी एक गलती की वश उसका इंतजार कर लेता है, और जैसे ही मानसून शुरू होता है शेरशाह सूरी उसके ऊपर आक्रमण कर देता है हुमायूं पर। और जैसे ही हुमायूं पर आक्रमण करता है उसकी सेना में अफरा तफरी मच जाती है। और इस युद्ध के बाद, ये बड़ा ऐतिहासिक युद्ध है, इस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं को भागना पड़ता है। और तब शेरशाह सूरी है वो अभी तक शेर खान के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना, अभी तक बचपन का नाम इसका फरीद था, बाद में शेर को मारने के कारण शेर खान कहलाया, और अब वो अपने आप को शाह यानी राजा की उपाधि धारण करेगा तो वो शेर शाह कहलाएगा। यानी कभी भी याद रखना, शेर शाह की उपाधि शेर खान ने कब धारण की, तो वो की थी 1539 में चौसा का युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में। अब वो शेर शाह शासक बन गया। अब शासक बना, हुमायूं को भागना पड़ा, लेकिन कहते हैं उसने अपने भाइयों को वापस एकजुट किया, और एकजुट करके उसने एक और ऐतिहासिक युद्ध लड़ा 1540 का। और ये युद्ध लड़ा गया था कन्नौज नामक स्थान पर। कन्नौज के पास एक छोटा सा स्थान है बिलग्राम, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये हुमायूं के प्रारंभिक जो शासनकाल है उसका ये अंतिम युद्ध है, और इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो जाता है। और इस युद्ध में भी अगर देखा जाए तो ठीक एक वर्ष बाद ये युद्ध हुआ है। इस युद्ध में भी जो नीचे वाला भूभाग होता है, जहां पानी की संभावना, जो बाढ़ग्रस्त इलाका होता है, वहां पर अपना शिविर डाल देता है हुमायूं, जबकि वो पहले युद्ध से कोई सबक नहीं लेता है। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि हुमायूं जो था वो अगर देखा जाए तो दूरदर्शिता की उसमें बहुत बड़ी कमी थी, जबकि शेरशाह सूरी वापिस इंतजार कर रहा है बारिश का, और वो ठीक मानसून आते ही वापिस इसके ऊपर अटैक करता है, और हुमायूं को इस युद्ध में भाग करके जाना पड़ता है। शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है, उसे भारत छोड़ना पड़ता है, यानी भारत छोड़ने पर विवश हो जाता है। अब हुमायूं भागता है हिंदुस्तान से। अब हिंदुस्तान से भागता हुआ वो लाहौर मुल्तान के रास्ते निकलता है, लेकिन उसी समय एक अमीर अली अकबर था, वैसे कहा जाता है चिश्ती संत, लेकिन कहते हैं अमीर अली अकबर जो था इसकी एक पुत्री थी हमीदा बानो। उससे जाते जाते हुमायूं 1541 में निकाह कर लेता है, और फिर बाद में पता चलता है कि उसे लगता है, आभास होता है कि शेरशाह सूरी उसका पीछा कर रहा है, तो इस कारण वो उस हमीदा को भी वहीं छोड़ करके वापिस अपने मूलिस्तान चला जाता है, और वो चला जाता है काबुल। यानी अपने 1540 से लेकर के 1545 तक, 55 तक का जो इतिहास है 15 वर्ष का, वो पूरा कालखंड वो काबुल में बिताएगा अपने मूलिस्तान पर। यानी 15 वर्षों के लिए वो भारत से निर्वाचित हो गया। तो कहते हैं कि 1541 में निकाह किया, और इसी की गर्भ से 1542 में अकबर का जन्म होता है। याद रखना ये हमीदा बानो से, और ध्यान रखना ये हमीदा बानो ही है जिसने हुमायूं का मकबरा बनाया था। और कहते हैं एक पत्नी का, यानी एक प्रियतमा का अपने प्रेमी को, या अपने पत्नी का पति को जो मतलब कहते हैं सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, वो उसका मकबरा था, वो उसने बनवा करके दिया था। तो वो प्रियतमा की एक तरफ से एक याद थी प्रेमी के लिए। अब क्या हुआ, शादी करके वापस चला गया वहां। तो कहते हैं कि जब भी प्रारंभिक जीवन या इसका शासनकाल पढ़ा जाता है तो हुमायूं का जो शासनकाल पढ़ा जाएगा वो 2 कालखंडों में विभक्त है। पहला 1530 से 1540 ईस्वी तक, बाद में 15 वर्ष के लिए निर्वाचित हो जाता है। 40 में हिंदुस्तान का नया बादशाह एक प्रकार से शासक हो जाता है, और वो होता है शेरशाह सूरी। अब कहते हैं शेरशाह सूरी की बहुत बड़ी देन है, विशेष करके भारतीय अर्थव्यवस्था, स्थापत्य, और इनमें सबसे ज्यादा इसका योगदान रहता है। तो पूरी की पूरी पद्धति शेरशाह सूरी को भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि मुगल कालखंड के बीच में जो शेरशाह सूरी का कालखंड आएगा उसमें शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। दूसरा, ये तो इसका पहला जो चरण था। अब वापिस ये आता है 1555 में, और 1556 यानी जनवरी में, 1556 की जनवरी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो मुगल वंश है उसके इतिहास का एकमात्र बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, और वो हुआ है निर्वाचन के कारण।
यानी उसे भागना पड़ा हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान से भागने के उसके कारण क्या थे, तो वो आपको इससे समझ में आ गए होंगे कि उसके पीछे कई कारण थे, जैसे राजपूतों की शक्तियों का संगठित करना, अफगानों से संघर्ष, राज्य का विभाजन हुआ, ये भी उसकी कमी थी, विलासितापूर्ण जीवन, धैर्यहीनता, और धैर्यहीनता तो सबसे बड़ी ही कमी थी, और अदूरदर्शिता तो इसके अंदर खूब थी, यानी कि दूरदर्शिता की कमी भी उसके जीवन का एक बड़ा संकट लेकर के आई। अब बाकी वाला जीवन वो काबुल में बिता रहा है 1555 तक। अब 1555 के पास वो वापिस लाहौर और मुल्तान होते हुए भारत की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे अपने स्थानों को जीतता हुआ ही आता है, और इसमें बड़ी भूमिका निभाता है उसका एक सेनापति होता है बैरम खान, और बैरम खान की सहायता से धीरे धीरे वो भारत की तरफ बढ़ता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार 1555 में हुमायूं बैरम खान की सहायता से पुनः शासक बनता है, यानी दिल्ली पर अधिकार। तो 1555 में वो दिल्ली पर अधिकार करता है। जीवन के कुछ समय बाद ही, यानी जो 1555 है उसके कुछ समय बाद ही घटना है जनवरी, और वो घटना है जनवरी 1556 की। क्या होता है कि जब वो यहाँ आता है वापिस तो भारत की सत्ता प्राप्त कर लेता है। आगरा का एक किला है, उसमें एक पुस्तकालय है जिसका नाम था दीनपना। दीनपना पुस्तकालय था, वहां से वो नीचे उतर रहा था, और उसी समय सीढ़ियों से जब वो नीचे उतर रहा था तो उसके पैर लड़खड़ा गए, और उसके कारण वो गिर गया, और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं हुमायूं की जो देहांत हुआ था वो हुआ था 1556 में, जनवरी 1556 में। किस वक्त हुआ है, तो जब वो दीनपना पुस्तकालय से नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से, तो कहते हैं पैर लड़खड़ाने से गिर गया और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये है पूरा हुमायूं का कालखंड, यानी हुमायूं का जो इतिहास है वो इसमें विस्तृत पूरा विवरण है। अब जो दीनपना पुस्तकालय से जब उसकी मृत्यु हुई, तब उस मृत्यु के बारे में एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ यूरोपियन, जिसका नाम है लैंडपुल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो लैंडपुल है यूरोपियन इतिहासकार, ये लैंडपुल कहता है, और वास्तव में उसने बात भी बड़ी सटीक कही है हुमायूं के बारे में, कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, ठोकरें खाता रहा, और अंत में ठोकर खाने से ही, यानी लड़खड़ाने से ही इसकी मृत्यु हो गई। यानी कि उसके जीवन पर बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी लैंडपुल ने, और वो वास्तविकता को उजागर भी करती है, क्योंकि जीवन भर हुमायूं ने ठोकरें खाई है। जो साम्राज्य उसके पिता ने उसको सौंपा था उसे वो संभाल नहीं पाया। कहते हैं कि जितना था उससे भी घट करके हो गया, और एक टाइम तो ऐसा आया जब उसे भारत से भागना भी पड़ा। तो कहते हैं कि जीवन भर दर दर की ठोकरें खाता रहा, और ठोकर खाने से उसकी मृत्यु हो गई। ये कथन कहा था लैंडपुल ने। आज के टॉपिक में ये हुमायूं, कल के टॉपिक में अपन लेकर के आएंगे नया टॉपिक कोई। धन्यवाद।